नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के मतदान के लिए धुआंधार प्रचार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के कोल्हापुर और गोवा के मॉस्को शहर में करेंगे जनसभा। वहीं अमित शाह गुजरात में संभालेंगे कमान। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी पूरी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज गुवाहाटी और वरपेटा में करेंगे जनसभा। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा महाराष्ट्र के लातूर में करेंगी पब्लिक मीटिंग। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 60.96% मतदान दर्ज। कल 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 88 निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ था मतदान। ओडिशा में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट किया जारी। इंडियन प्रीमियर लीग के पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स की मुंबई इंडियंस से होगी भिड़ंत। वहीं दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का राजस्थान रॉयल्स से होगा सामना। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव में 2 चरण के शांतिपूर्वक मतदान के बाद 190 सीटों पर उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। बाकी बचे 5 चरण के लिए सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा के चुनावी दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शाम 5 बजे महाराष्ट्र के कोल्हापुर लोकसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं शाम में ही दक्षिण गोवा में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 94 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। और इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बरेली में भव्य रोड शो किया। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने प्रधानमंत्री का दिल खोलकर अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। बीजेपी नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के चुनावी दौरे पर रहेंगे। अमित शाह राज्य में 3 जनसभा और एक रोड शो करेंगे। सुबह 10:30 बजे वे पोरबंदर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे भरूच और फिर 3 बजे पंचमहल लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री शाम 4:30 बजे वडोदरा में एक रोड शो में भी शामिल होंगे। और वहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुटी हुई है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। वे आज असम के दौरे पर रहेंगे, जहां वे गुवाहाटी में दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष बारपेटा में एक चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। और वहीं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी लगातार चुनावी सभाएं कर रही हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा आज वलसाड जिले के धर्मपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। इसके बाद वो महाराष्ट्र के लातूर में दोपहर 3 बजे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी। लोकसभा चुनाव के बाकी 5 चरणों के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत से चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर गए हैं। पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। विपक्षी पार्टियां पूरे दमखम से चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे।
बहुजन समाज पार्टी के नेता आकाश आनंद भी जनमत साधने के लिए जनता के बीच जाएंगे। इंडी गठबंधन के घटक दल राष्ट्रीय जनता पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने भी बिहार में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आम चुनाव के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत गुजरात की सभी सीटों के लिए मतदान किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 88 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो गया। दूसरे चरण में 60.96% मतदान दर्ज हुआ है। उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा और मणिपुर मतदान के मामले में अव्वल साबित हुए हैं। यहाँ 76% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में वोटिंग प्रतिशत 72 से अधिक दर्ज किया गया। आपको बता दें कि राज्य के बस्तर संभाग के 102 गांवों में पहली बार लोकसभा के लिए मतदान हुआ। वहीं पश्चिम बंगाल में लगभग 72%, असम में 70% से अधिक, जम्मू कश्मीर में 67% से अधिक, वहीं केरल और कर्नाटक में लगभग 64%, राजस्थान में 59% से अधिक, मध्य प्रदेश में लगभग 55%, बिहार और महाराष्ट्र में 53% से अधिक और उत्तर प्रदेश में 52% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट विदिशा भाजपा की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक मानी जाती है। इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज सांसद रह चुके हैं। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी के रमाकांत भार्गव ने विदिशा सीट पर जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस के शैलेंद्र पटेल को हराया था। भाजपा ने इस बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा सीट से उम्मीदवार बनाया है। विदिशा इतिहास के पन्नों में दर्ज भारत की ऐतिहासिक और अति प्राचीन नगरी है, जो हिंदू और जैन धर्म के समृद्ध केंद्र के रूप में जानी जाती है। यह मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है। विदिशा जिले के उत्तर में अशोकनगर जिला, पूर्व में सागर, दक्षिण में रायसेन जिला, दक्षिण पश्चिम में भोपाल और उत्तर पश्चिम में गुना जिला है। 5वीं और 6ठी शताब्दी में यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। 1904 में इस क्षेत्र को भेलसा जिला बनाया गया। जब देश स्वतंत्र हुआ तो ग्वालियर राज्य की रियासत विदिशा मध्य प्रदेश में आ गई। साल 1949 में इसे एक पूर्ण जिला बनाया गया और 1956 में इस जिले का नाम बदलकर विदिशा रखा गया। राजनीतिक दृष्टि से भी विदिशा नगरी समृद्धशाली रही है। विदिशा के चुनावी इतिहास को देखें तो यह लोकसभा सीट 1967 में भारत की चौथी लोकसभा के साथ अस्तित्व में आई। तब से अब तक हुए 13 लोकसभा चुनाव में एक बार जनता पार्टी, 2 बार इंदिरा कांग्रेस जीती है। बाकी बार इस सीट पर जनसंघ और भाजपा का कब्जा रहा है। यह लोकसभा क्षेत्र प्रारंभ से भाजपा की सुरक्षित सीटों में शामिल रहा है। यहाँ से एक बार 1991 में भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीते। तब से यह सीट राष्ट्रीय मानचित्र पर चर्चित हो गई। इसके बाद 2 बार साल 2014 और 2019 में भारत की विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज भी यहाँ से सांसद रही हैं। इस लोकसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1991 से 2004 तक लगातार 5 बार सांसद रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर यहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रताप भानु शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के साथ हम विदिशा में सबके कल्याण के काम भी करेंगे, विकास भी होगा और देश को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान करेंगे। बदले लेने की तो कोई चुनाव होता नहीं है, जीत हार तो होती है। पहले वो जीत गए थे, हम हार गए थे। इस बार हम जीत जाएंगे, वो हार सकते हैं। और ये जीतने की लड़ाई है, इसको बदले की भावना से नहीं लड़ना चाहिए, मित्रता की भावना से ही ये चुनाव होना चाहिए। उनने बहुत सेवा कर ली, अब उनको हिसाब देने का समय है। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल विदिशा लोकसभा सीट क्रमांक 18 विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र में विदिशा, रायसेन, सीहोर और देवास जिले को मिलाकर 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें विदिशा जिले की विदिशा एवं बासोदा, रायसेन जिले की सांची, सिलवानी, भोजपुर, सीहोर जिले की बुधनी एवं इच्छावर और देवास जिले की खातेगांव विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। विदिशा संसदीय क्षेत्र में इस बार 19,40,045 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुंबई दिल्ली रेल मार्ग पर विदिशा शहर राजधानी भोपाल से महज 1 घंटे की दूरी पर है। यह संसदीय क्षेत्र कृषि प्रधान होने से एक ओर जहां शरबती गेहूं के लिए मशहूर है,
वहीं ऐतिहासिक धरोहरों को अपने में समेटे विश्व पर्यटन में शामिल है। विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होने वाली है, जिसमें अमेठी और रायबरेली सहित कई सीटों पर मंथन होगा। बैठक आज रात करीब 8 बजे होगी और इस बैठक के बाद कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और कांग्रेस ने अब तक अपनी इन दोनों सीटों से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। अमेठी से भाजपा की स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं और हो सकता है कि कांग्रेस राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनावी रण में उतार दे। और आइए अब आपको दिखाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ और रोचक तथ्य। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जारी है। अगर लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो इस लोकसभा चुनाव के लिए देश में लगभग 10,50,000 मतदान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। मतदान केंद्रों की ये संख्या देश के पहले लोकसभा चुनाव 1951-52 के वक्त सिर्फ 1,96,084 थी। 1957 के लोकसभा चुनाव में ये संख्या बढ़कर 2,20,478 हो गई और 1984-85 में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 5,06,058 हो गई। 2014 में कुल 9,27,553 मतदान केंद्र थे, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में ये संख्या 10,37,848 थी। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी के साथ 24 की चुनौती में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। मेरे एक वोट से मोदी जी मेरे घर बिजली ले आए। अब मेरे वोट से सौर ऊर्जा से हर घर का बिजली बिल 0 होगा। ये है मोदी की गारंटी। और मेरी गारंटी? कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी की बौद्ध धर्म में आस्था पर सवाल उठाने के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे घिर गए हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में विवादित टिप्पणी की थी। भारतीय बौद्ध संघ के अध्यक्ष भंते संघप्रिय राहुल ने मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी की निंदा की है। मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और किसी पार्टी ने भगवान बुद्ध का जन्मदिन भी नहीं मनाया। 2014 में पहली बार जब माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में भगवान बुद्ध का जन्मदिन पहली बार मनाया, जो आज़ादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री आया जिसने प्रधानमंत्री ने बुद्ध का जन्मदिन मनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मेरा प्रश्न है, मैं पूछना चाहता हूं कि आप तो कांग्रेस पार्टी में मंत्री भी रहे, जब मनमोहन सिंह की सरकार रही तो आपने क्यों नहीं बुद्ध की तरफ दिया? बुद्ध का क्यों नहीं मनाया आपने? कौन आपको मनाने से मना किया? ये केवल राजनीतिक ठंडा है। और वहीं श्रीलंकाई तिब्बती बौद्ध ब्रदरहुड के अध्यक्ष डॉक्टर डेमिंडा पोरेज ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान नेता बताते हुए कहा है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी 2017 में जब श्रीलंका आए थे, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत धम्मपद के श्लोक के साथ बौद्ध मंत्रोच्चार से की थी। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत सरकार ने बौद्ध गतिविधियों में सुधार के लिए श्रीलंका को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान देकर साबित किया है कि बौद्ध धर्म के लिए ऐसा सराहनीय कार्य किसी दूसरे देश की सरकार ने नहीं किया है। PM Modi is a great leader, I should say. After his appointment as a PM of India, we can see a revival in Buddhism took place. PM Modi came to Sri Lanka in 2017 as the chief guest of the UN Vesak Day. He started his speech with a Buddhist chanting, with the verse from the Dhammapada. We have seen him speaking, addressing to Buddhist communities worldwide. And recently, the government of India donated $15 million to Sri Lanka to improve Buddhist activities. और आइए अब एक नजर डालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बौद्ध धर्म के लिए उठाए गए कदमों पर। तो मोदी सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसके अलावा बौद्ध सर्किट का विकास मोदी सरकार ने बुद्ध की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए बौद्ध सर्किट के विकास का कदम उठाया। इसके तहत भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थानों को जोड़ने का काम किया गया, जिससे बौद्ध पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, जिससे भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थली से देश विदेश के तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने लुम्बिनी में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला रखी और इसके अलावा मोदी सरकार द्वारा वडनगर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने का प्रयास सामने आया। एक विशेष कदम के तहत भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को प्रदर्शनी के लिए भारत से मंगोलिया ले जाया गया और इसी तरह भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेषों को 26 दिनों की प्रदर्शनी के लिए थाईलैंड भेजा गया। अवशेषों को बैंकॉक में श्रद्धा और भव्य समारोह के साथ रखा गया। इसके अलावा भारत और विदेशों में बौद्ध विरासत के प्रचार और संरक्षण के लिए विभिन्न बौद्ध संस्थानों को वित्तीय सहायता दी गई। साथ ही बौद्ध धर्म को और बढ़ावा देने के लिए वैशाख पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा और अभिधम्म दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही प्रधानमंत्री ने नेपाल के बोधगया में महाबोधि मंदिर में बोधि वृक्ष का एक पौधा भेंट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री किशिदा को बाल बोधि वृक्ष का एक पौधा भेंट किया। मोदी सरकार ने बौद्ध सर्किट के भीतर यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस विशेष ट्रेन भी शुरू की और वहीं प्रधानमंत्री ने सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषण में बुद्ध का जिक्र करते हुए कहा था कि हम एक ऐसे देश से ताल्लुक रखते हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है। और साथ ही मोदी सरकार ने सारनाथ और कुशीनगर जैसे तीर्थ स्थलों का भी कायाकल्प किया। मई 2022 में लुम्बिनी में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला भी रखी गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से 2019 में उलान बटोर में ऐतिहासिक गंडन तेगचेन लिंग मठ में स्थापित भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। खबरें और भी हैं, जल्द लौटते हैं। मेरे एक वोट से मेरे जैसी करोड़ों गृहिणियां बनी लखपति दीदी। अब मेरे ही वोट से 3 करोड़ और महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात हीट वेव की। दरअसल गर्मी के मौसम ने तल्ख तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पर्वतीय इलाकों को छोड़ दिया जाए तो देश का अधिकांश हिस्सा इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। बंगाल से लेकर ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में लगातार बढ़ते तापमान ने जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने गांगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भीषण गर्मी के कारण रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान तटीय ओडिशा, पश्चिम बंगाल में गंगा के तटीय इलाकों, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, आंतरिक कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में भीषण लू चलने की आशंका जताई है। और वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन जिला में भारी भूस्खलन हुआ। रामबन गूल रोड पर रामबन से कुछ किलोमीटर दूर ककराला मोड़ पर परनोट क्षेत्र में भूस्खलन और जमीन धंसने के बाद कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। परनोट गांव में करीब 30 घर क्षतिग्रस्त हो गए। प्रशासन ने करीब 50 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया है। इलाके में यातायात निलंबित कर दिया गया है और कई इलाकों में बिजली आपूर्ति गुल हो गई है। जिला उपायुक्त बशीर उल हक चौधरी सहित प्रशासनिक अधिकारियों की टीम कल मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही स्थानांतरित किए गए परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालें तो रूस की राजधानी मॉस्को में प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कार्य समूह का 7वां सत्र संपन्न हो गया और ये सत्र IRIGC TEC मैकेनिज्म के अंतर्गत आयोजित किया गया था और इस सत्र की सह अध्यक्षता DPIIT सचिव राजेश कुमार सिंह और रूस के आर्थिक विकास उप मंत्री व्लादिमीर इलियेज ने की है और दोनों पक्षों के बीच वर्तमान में चल रही और संभावित परियोजनाओं पर चर्चा की। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का 3 दिवसीय चीन का दौरा संपन्न हो चुका है। ब्लिंकन ने कहा कि उनके देश ने आगामी अमेरिकी चुनावों को प्रभावित करने और हस्तक्षेप करने के चीनी प्रयासों के सबूत देखे हैं, जबकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहले ऐसा न करने की प्रतिबद्धता जताई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन को उन्नत कंप्यूटिंग चिप्स भेजने पर रोक लगाने का मकसद चीन की अर्थव्यवस्था या तकनीकी विकास को रोकना नहीं है। अमेरिकी सरकार ने 2022 से चीन को कुछ कंप्यूटिंग चिप्स के निर्यात पर रोक लगाई है, जिससे एनवीडिया, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस और इंटेल जैसी कंपनियों की बिक्री प्रभावित हुई है। इस कदम ने हुआई टेक्नोलॉजीज को चिप शिपमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया था और इन प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिका ने इंटेल और क्वालकॉम को हुआवेई को चिप्स बेचने की अनुमति दी है। उधर ब्राजील में पोर्टो एलेग्रे शहर में बेघरों के अस्थायी आश्रय के तौर पर इस्तेमाल हो रहे एक गेस्ट हाउस में आग लगने से कम 10 लोगों की मौत हो गई। ये आश्रय स्थल बिना अनुमति के संचालित था। आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को 3 घंटे लगे। पोर्टो एलेग्रे के मेयर ने कहा है कि कई घायलों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अग्नि दुर्घटना में 11 लोग घायल हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर है। और आईपीएल में आज होने वाले पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। वहीं दिल्ली ने अपने पिछले मैच में गुजरात को हराया था, वहीं मुंबई को राजस्थान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।
आईपीएल में आज होने वाले दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। राजस्थान की टीम ने अपने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को मात दी थी, वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने पिछले मैच में चेन्नई को हराया था। और आइए अब देखते हैं मौसम का क्या है मिजाज, और हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।